दोस्तों नमस्कार। फिर से मैं संजय प्रजापति दैनिक बैकअप चैनल के व्यक्ति विशेष संवाद कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हमारे इस खास कार्यक्रम के मेहमान हैं जो वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सांसद का चुनाव कांग्रेस से लड़ चुके हैं। पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में रह चुके हैं। पूर्व विधायक कुलसला विधानसभा अजय राय जी से हमारे रिपोर्टर विश्वजीत कुमार के साथ आने वाली विधानसभा चुनाव 2022 पर खास संवाद हुआ। संवाद में वर्तमान सरकार और वर्तमान व्यवस्था के साथ आगामी उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस की क्या तैयारी है, इस पर बात हुई। तो आइए दोस्तों देखते हैं यह इंटरव्यू। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं अजय राय जी के साथ विश्वजीत कुमार का यह प्यारा सा इंटरव्यू। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार। आप देख रहे हैं दैनिक बैकअप समाचार पत्र का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम लेकर आए हैं व्यक्ति विशेष संवाद कार्यक्रम, जिसमें आज के हमारे मुख्य अतिथि किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। बनारस में यदि बात की जाए तो बनारस की धरती पे उनके पहचान के लिए एक स्लोगन, बहुत ही प्यारा स्लोगन प्रचलित है कि काशी की एक ही राय। आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। काशी की एक ही राय श्री अजय राय जी हमारे साथ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम तो हम अपने चैनल के माध्यम से सर का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और बताएं सर, सर्वप्रथम तो हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव संपन्न हुआ। जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस कहीं धरातल तक नहीं दिखी। क्या तैयारी चल रही है आगामी विधानसभा को लेकर के? देखिए, जिला पंचायत के चुनाव में हमने पहले कहा था कि हम अपने समान विचारधारा के जो लोग भी सामने आएंगे हम उनकी मदद करेंगे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। तो जो समान विचारधारा के लोग जिनको जनता ने ताकत दिया था, बनारस से 15-16 सीट जिताई थी, वो मैदान छोड़ के भाग गए। वो जो समाजवादी पार्टी के लोग जो अपने आप को दम भर रहे थे कि हम 15-16 सीट जीते हैं, वो मैदान छोड़ के भाग गए, लड़ ही नहीं पाए। नामांकन उनका निरस्त हो गया। उनके नेता खुद बुरी तरीके से घिरे हुए हैं। यहाँ से लेकर लखनऊ तक सारे लोग सीबीआई और ईडी के रडार पे हैं, तो लड़ नहीं सकते, वो भाग गए। तो हमारी जनता अगर हमें 15-16 सीट दी होती तब हम बताते कि नहीं, हम कहाँ खड़े हैं, हम धरातल पे हैं कि उनके घर के अंदर बैठे हैं। ये वक्त ये समझा देता वक्त इनको। सर, लगातार आपको देखा जाता है कि आप गंगा स्वच्छता को लेकर के और साथ ही विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर के आप सरकार को निरंतर घेरते हैं। तो आप क्या भविष्य में यदि संगठन के द्वारा आपको मौका मिला दक्षिणी से चुनाव लड़ने का तो आप लड़ेंगे? देखिए, चुनाव लड़ने के लिए ही केवल काम नहीं किया जाता है, आदमी की सोच होनी चाहिए। हम लोग हम न कि यहाँ पर न मैं बड़ी बड़ी बात करके आया हूँ, न मुझे झूठा आश्वासन बनारस की जनता को देना है, न झूठी बात करनी है। मैं यही काशी का पुत्र हूँ। माँ गंगा के किनारे, माँ गंगा की गोद में हम लोग जन्म लिए हैं और इसी माँ गंगा में समाना है। तो हमारा कर्तव्य और हमारा धर्म बनता है कि इस काशी की धरती के लिए बाबा विश्वनाथ के यहाँ मंदिर में जो जिस तरीके से तोड़ फोड़ हो रही है, माँ गंगा के साथ जो धारा में मिट्टी और पूरे बनारस के विश्वनाथ कॉरिडोर के मलबे डाले जा रहे हैं, उसकी बात उठा रहे हैं हम लोग। केवल चुनाव लड़ना नहीं, चुनाव तो बनारस की जनता निश्चित कहीं ना कहीं से जिताएगी, लड़ाएगी, पर केवल चुनाव लड़ना हो तब मैं इस बात को उठाऊँ, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। जहाँ पर इस काशी के मजबूती की बात आएगी, काशी के अस्तित्व की बात आएगी, माँ गंगा और बाबा विश्वनाथ के बगैर काशी मतलब उजड़ा हुआ शहर नज़र आएगा और काशी का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। और ये जो गुजराती भाई आए हैं यहाँ पर गुजराती ठेकेदारों के माध्यम से पूरे काशी का सर्वनाश कर रहे हैं। पूरे काशी की जो एक जो धार्मिक जो पौराणिक चीज़ें हैं, जो आध्यात्मिक नगरी है, उसको पूरा व्यवसायीकरण कर रहे हैं। इसका काशीवासी हम सब लोग इसका विरोध करते हैं। सर, चंद शब्दों में हम चाहेंगे कि वर्तमान में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं लोगों की, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इस पे वर्तमान सरकार कितना कार्य कर रही है? आप अपने नज़रिए से कैसे देखते हैं इसको सर? अरे भैया, अभी आप बैठे थे
आपके सामने एक परिवार आया ना, जो अपने बच्चे की फ़ीस के लिए परेशान है। अभी बैठे थे, पति पत्नी दोनों लोग बैठे थे, वो अपने बच्चे की फ़ीस नहीं जमा कर पा रहे, मेरे पास आए हैं। वो वर्तमान की चीज़ों से पूरी तरीके से दुखी हैं, कह रहे हम जाएंगे, मेरा काम नहीं होगा। तो सरकार अगर काम करती, आज कोरोना की महामारी में लोग अपने बच्चों की फ़ीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, अपने बच्चों को कायदे से उनका देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ ईमानदारी से उनकी शिक्षा दीक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आज पढ़ाई पे जो खर्चे हो रहे हैं वो उस पर कोई सरकार का ध्यान नहीं है। मनमाने तरीके से फीस वसूला जा रहा है, उस पर कोई सरकार का दबाव नहीं है। महंगाई अपने चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पे है, पुलिसिया तांडव चरम पर है, कानून व्यवस्था पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिला पंचायत जीतने के लिए, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीतने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, थाने से बुलवाया जा रहा है, जिला पंचायत में बीडीसी को बैठाया जा रहा है, उनके मुकदमे किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से व्यवस्था थोड़ी चलेगी। आप चुनाव लड़ रहे हो जिला पंचायत बीडीसी ब्लॉक प्रमुख का, तो आप पुलिस के माध्यम से वो चुनाव जीतोगे। अभी इन्होंने जो चुनाव जिला पंचायत जीता है वो किसके बदौलत जीता है, ये एक एक आदमी जान रहा है, बता सकता है कि धन बल, बाहुबल और सत्ता का दुरुपयोग करके चुनाव जीते हैं। कहीं दिल जीत कर नहीं जीते हैं। दिल जीतने का समय आ रहा है 2022। देखिएगा कहाँ खड़ी रहेगी भारतीय जनता पार्टी, और नरेंद्र मोदी और योगी कहाँ खड़े रहेंगे। इनको जनता इनकी औकात बता देगी, जो स्थिति सामने चल रही है। ये पूरी तरीके से आम जनता के हित के सवाल पर ये पूरी सरकार फेल हो चुकी है, निकम्मी सरकार है। सर, काशी के विकास को लेकर वर्तमान सरकार आंकड़े पेश कर रही है कि काफ़ी पैसा काशी के विकास के लिए खर्च किया जा चुका है और आने वाले समय में काशी स्मार्ट सिटी बनेगा। इसको आप किस रूप में देखते हैं? अरे आने वाले समय बनेगा, अभी स्मार्ट सिटी का नाम दे रहे हैं। रोज़ आप देखिए ऐड आ रहा है अखबारों में। अभी तो मुझे आप ही लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पता चला कि बनारस को स्मार्ट सिटी में 1 नंबर का स्थान दिया गया है। नंबर 1 है बनारस, अभी नंबर 1। अभी बरसात थोड़ी हो जाए, अब नंबर 1 है कि नंबर 8 है कि नंबर 9 है, थोड़ी सी बरसात हुई पूरा बनारस में पानी लग गया था। तो ये पैसा कहाँ गया? मैं खुद जानना चाहता हूँ, को पैसा गया कहाँ जो आया था? कि जब बनारस से पानी निकासी की व्यवस्था आप नहीं कर पा रहे हैं, जब बनारस के अंदर जो है सड़कें ठीक नहीं हैं, बनारस के अंदर पूरी तरीके से एक रोजगार कार्य नहीं, धंधा नहीं है, यहाँ पर सारी चीज़ें ध्वस्त हो चुकी हैं, तो किस चीज़ का? अब एक रुद्राक्ष के नाम से पुराना बिल्डिंग था, उसको तोड़वा कर रुद्राक्ष बना दिए। अब इतनी महंगी, उसमें भी पीपीपी मॉडल है वो मुझे नहीं लगता कि कोई ले पाएगा उसको, कोई नहीं ले पाएगा। तो आज सारी चीज़ें ध्वस्त होती जा रही हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल गुजरात के ठेकेदारों को लाकर, मैं आपको बताना चाहूँगा, गुजरात के ठेकेदारों को लाकर केवल सरकारी पैसे का बंदरबाट किया जा रहा है, लूटा जा रहा है। ये पैसा घूम के फिर गुजरात के ठेकेदारों के माध्यम से सरकार के और उनके लोगों के पास जा रहा है। मेरा सीधा सीधा आरोप है। सर, उत्तर प्रदेश 2022 का जो चुनाव होगा, क्या कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी कांग्रेस का चेहरा होंगी, मुख्यमंत्री के तौर पे उनको देखा जा सकता है? नहीं, देखिए, प्रियंका जी स्वाभाविक रूप से हम लोग की नेता हैं और हम सब सौभाग्यशाली हैं उत्तर प्रदेश के लोग कि इस बार वो हमारी उत्तर प्रदेश की महासचिव बनकर आई हैं। निश्चित तौर से प्रियंका गांधी कांग्रेस की चेहरा रहेंगी और हम सब लोग ये चाहते हैं कि प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा का चुनाव लड़ें और हम सबका नेतृत्व करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित करें और उत्तर प्रदेश के अंदर जो व्यवस्थाएं जो बिगड़ी हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगी प्रियंका जी। निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश का विकास होगा। जातिवाद, भेदभाव, अमीरी गरीबी, ये सब दूर करके कांग्रेस स्थापित करेगी अपने आप को। सर, एक बड़ा सवाल, राजनीतिक गलियारों से चर्चा निकल के आती है, आमजन भी चर्चा करते हुए नज़र आ जाते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो पुराना जनाधार था वो जनाधार खिसक रहा है। इसको आप किस रूप से देखते हैं? क्या पुराना जनाधार खिसक रहा है या कांग्रेस पूरी तरीके से सांगठनिक स्तर पे मजबूत होती जा रही है? भैया, पुराना आप ही तो कहे कि जिला पंचायत में समझ में नहीं आई, तो पुराना जनाधार तो मेरे पास कम हो गया ना। अब पुराना जनाधार वापस आ रहा है कांग्रेस में, अब वापस आ रहा है। जो पुराने लोग जो कांग्रेस को दूर हो गए थे, जो कुछ किन्हीं कारणवश हमारी कमियां रही होंगी, हमारी गलतियां हुई होंगी, हम उसको स्वीकार करते हैं।
हम मानते हैं कि हो सकता है कांग्रेस के नेताओं से कमी रह गई हो, गलती रह गई हो लोगों की सेवा करने में या काम करने में, हो सकता है हमसे भूल चूक हो गई होगी। तो वो आज कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी को देखकर वो पुराना जो जनाधार जो हमसे दूर गया था वो कांग्रेस की तरफ वापस आ रहा है। और पूरी ये उत्तर प्रदेश के अंदर मैं अब दावा कर रहा हूँ, आप समय तारीख लिख लीजिएगा, पूरी मेजॉरिटी के साथ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है 2022 में। अभी हमने चर्चा की आपके साथ कि आपके जो पुराने वोटर थे, जो पुराने समर्थक थे, आपके साथ आ रहे हैं, जैसा कि आपने बताया। वर्तमान में देखा जा रहा है कि जो पक्ष की सरकार है या विपक्ष की सरकार में समाजवादी पार्टी भी है, सभी लोग पिछड़ों को लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। आप किस रूप में देखते हैं कि क्या पिछड़ी जाति के लोग जो हैं वो किसके साथ जाना पसंद करेंगे? नहीं, देखिए, जो लोग लामबंद कर रहे हैं या जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आप देखिए, आपको मैं 2 उदाहरण के तौर पर ये बात कहना चाहूँगा। एक उदाहरण, जब 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल के 2 प्रमुख जो दल थे पिछड़ी जात के, उनको इकट्ठा किया। एक अपना दल, अनुप्रिया जिसकी नेता हैं, अनुप्रिया पटेल जी, सोनेलाल जी की बेटी। दूसरा भारतीय समाज पार्टी जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उनको, दोनों लोगों का गठबंधन हुआ भाजपा के साथ। आपने देखा कुछ दिन तक चुनाव हुए, उसमें बहुत ज़बरदस्त वोटिंग हुई। पूरा राजभर समाज, पूरा पटेल समाज, ये सभी लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से पोलिंग किया भाजपा के पक्ष में। उसके बाद आप देखिए, जैसे जैसे सरकार आगे बनती चली गई, योगी जी मुख्यमंत्री बने और उन्हीं पिछड़ों पर अटैक हुआ और ओम प्रकाश राजभर, बाकायदे मैं कहूँ उनकी बेइज्जती की गई वहाँ पर। वो बाकायदे उनको बेइज्जत किया गया और वो ओम प्रकाश राजभर वहाँ से उनकी गाड़ी, मकान कैसे लिया, आप सब लोगों ने देखा कि ज़बरदस्ती उनकी गाड़ी से उनको उतार दिया गया, उनके ज़बरदस्ती उनके बंगले खाली कराए गए, उनको भगाया गया, बेइज्जत करके भगाया गया। जब चुनाव जीतना था तो भैया बाबू करके ले आए, और जब काम निकल गया तो उनको बेइज्जत करके भगा दिया ओम प्रकाश राजभर। वहाँ से कैसे निकल गए? पहली बेइज्जती वो किया इन्होंने। दूसरा, आप देखिए, फिर अनुप्रिया पटेल को खूब यूज़ किया इन लोगों ने, यूज़ मतलब पॉलिटिकल तरीके से इस्तेमाल किया। उसके बाद ये दोबारा जब चुनाव जीती, मंत्रिमंडल पिछली बार में थी, दोबारा मंत्रिमंडल में इनको नहीं लिया, ठीक है। 2019 में चुनाव हुआ, मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया। फिर आगे 6 महीने में चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के। मैं आज दावे के साथ कह रहा हूँ, फिर अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाने जा रहे हैं ये लोग, क्योंकि पटेल समाज का वोट चाहिए, पिछड़ी जात का वोट चाहिए, तो मंत्री बनाकर एक उनको दे देंगे। और अनुप्रिया पटेल फिर घूम के पटेल समाज में कहेंगे, बार भाई मेरे पटेल भाइयों, आप सब लोग इकट्ठे हो जाओ, भाजपा को वोट दो। फिर इस्तेमाल किया इनको। पर अनुप्रिया पटेल जो कर रही हैं, मैं सीधे कहना चाहूँगा, केवल अपने परिवार और अपने लोगों के लिए कर रही हैं, समाज के लिए उन्होंने नहीं किया। अगर समाज की थोड़ी सी भी चिंता होती तो वो समाज के लोगों के साथ खड़े रहती। केवल 6 महीना अभी चुनाव बचा, आपको मंत्री बना रहे हैं, लालच दे रहे हैं, आपको नहीं लेना चाहिए। जैसे ओम प्रकाश राजभर ने इनका साथ छोड़ा, उसी तरीके से इनको, अनुप्रिया को भी छोड़कर हट जाना चाहिए। उसी में उनका भी भला है और उनके समाज का भी भला है, नहीं तो भला होने वाला नहीं है। ये सब उनको पूरा उनका खून चूस के छोड़ देंगे, स्केलेटन बना देंगे। इस पर काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और पिछड़ी जात या किसी अन्य, जब आप बड़े बड़े नेताओं को जोड़ रहे हो, जोड़ के केवल वोट ले रहे हो, किसी पिछड़ी जात की मदद की, किसी को नौकरी दिया, किसी को अच्छा काम दिया या सम्मान भी नहीं दिया। ओम प्रकाश राजभर को आपने देखा ना किस तरीके से बेइज्जत करके हटाया इन लोगों ने। अनुप्रिया को चुनाव जीते कितने साल हो गए? मुझे लगता है 2 साल हो गए होंगे। 2 साल सरकार बने हो गई केंद्र में और अभी तक मंत्री नहीं बनाया। अब जान रहे हैं कि चुनाव आगे जाना है, तो अनुप्रिया पटेल को अगर मंत्री नहीं बनाएंगे तो पटेल समाज हमको वोट नहीं देगा। बेवकूफ़ मूर्ख बनाने के लिए सबको मूर्ख समझ रखा इन्होंने, उस पर काम नहीं करेंगे। अभी पिछड़ी जात के आपको बता रहा हूँ, मेरे क्षेत्र में एक जगदीशपुर गांव पड़ता है मेरी विधानसभा में, वहाँ पटेल समाज के वो हैं। अभी कोरोना काल में उस बच्चों के माँ बाप दोनों मर गए, अनाथ हो गए बच्चे। एक बेटी है 13 साल की, उसके बाद 8 साल, 4 साल, 2 साल 4 बच्चे हैं, 3 बेटी 1 बेटा, अनाथ हो गए। मुझे पता चला, मैं विधायक नहीं हूँ पर उस क्षेत्र से जुड़ा हूँ 25 साल से। मुझे पता चला, मैंने अपने कार्यकर्ताओं से कहकर उन प्रत्येक बच्चों के नाम से 25-25 हज़ार FD कराया, 1 लाख रुपए की FD कराई और उनकी मदद की बात की है। ये पटेल समाज के लोग हैं, पिछड़ी जात की बात मैं कर रहा हूँ। दूसरा, अभी मैं कल गया था क्षेत्र में करखियाओं में, वहाँ एक विश्वकर्मा समाज के 2 बच्चे मुझे मिले, 1 बेटी और 1 बेटा।
वो भी एक 12 साल की बेटी है और एक 8 साल का बेटा है। उसके भी माँ बाप कोरोना काल में मर गए, मैं कल की बात बता रहा हूँ। और उनके नाम से भी 25-25 हज़ार रुपया FD होने जा रही है। आज की व्यवस्था मैंने फूलपुर में करा दिया है, वो भी कराने जा रहा हूँ। तो पिछड़े की मदद करो, केवल इस्तेमाल करने के लिए नहीं हो सकता, दिल जीतो, उनके सुख दुख के साथी बनो। ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी केवल जात के आधार पर लोगों को जोड़ती है और इस्तेमाल करके छोड़ देती है। सर, ये तो आपका व्यक्तिगत राय रहा आपके अपने क्षेत्र के लिए। हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, बोल दिया आपको, मैंने पूरी बात बताई ना कि ओम प्रकाश राजभर को कैसे छोड़ा, कैसे अनुप्रिया पटेल को कैसे इस्तेमाल करेंगे, आगे विधानसभा चुनाव के लिए मंत्री बना रहे हैं। मैंने सारे पूरे प्रदेश की बात बता दी आपको। और ये किसी पिछड़ी जात को जिसको इकट्ठा करेंगे केवल फ़ायदा, चुनाव सामने है, 6 महीना चुनाव आ गया सामने, तो पिछड़े याद आ रहे हैं। अभी पहले क्यों नहीं याद आए? पहले अनुप्रिया पटेल को क्यों नहीं मंत्री बनाया इन्होंने? पहले भी तो बना सकते थे अनुप्रिया पटेल को। आज अनुप्रिया पटेल याद आ रही हैं? ये केवल चुनाव फ़ायदा लेने के लिए पिछड़ों का इस्तेमाल होता है। पिछड़ों के साथ खड़ा होना, पिछड़ों की मदद करना या पिछड़ी जात का उनका जो हक है वो देना, वो न भारतीय जनता पार्टी ने किया, न समाजवादी पार्टी की सरकार जो थी वो भी नहीं की। हाँ, आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस की सरकार बन गई, और अगर नहीं पक्का बनेगी, और जहाँ प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री बनी, उनके नेतृत्व में पिछड़ों का जो हक है, अधिकार है, वो कांग्रेस निश्चित तौर से देगी। मैं आपसे वादा करता हूँ। सर, अंतिम सवाल एक कि कांग्रेस अकेले अपने दमखम पे लड़ने जा रही है या किसी से गठबंधन करेगी विगत चुनाव की भांति? नहीं, मेरा अपना मत है कि कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए, पूरी ताकत के साथ, और अपने कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अकेले लड़े। आम जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, महिलाओं की रक्षा, सब तरीके से ये सारी सरकारें उत्तर प्रदेश की भाजपा की, इसके पहले समाजवादी पार्टी में भी लगातार महिलाओं के साथ बलात्कार, रेप, महिलाओं के साथ तमाम कुकर्म हुए, तमाम कानून व्यवस्था ध्वस्त रही समाजवादी। बसपा तो पूरी तरीके से बेईमान और लुटेरी पार्टी है। कांग्रेस की तरफ एक होप है, एक लोगों की तरफ, एक लोगों के अंदर एक आशा की किरण कांग्रेस है कि 89 में जब कांग्रेस 89 तक थी, 89 तक, तब तक कांग्रेस के अंदर न जातिवाद, न कहीं वर्णवाद, न कहीं कानून व्यवस्था की खराब स्थिति, न कोई भी जाति पात की स्थिति नहीं थी। कांग्रेस सबकी मदद करती थी, सबके साथ। तो कांग्रेस की तरफ एक बहुत बड़ी आशा की किरण, और उसमें प्रियंका गांधी दिख रही हैं। प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास होगा। तो दोस्तों, अभी आपने देखा अजय राय जी को, जिन्होंने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के जनाधार को संगठित कर मजबूती से वापसी करने को कहा। अब दोस्तों, क्या होगा 2022 का परिणाम, ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा, आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। हमारा प्रयास है हम इस चैनल के माध्यम से आपको ऐसे ही शख्सियतों से समय समय पर रूबरू कराते रहें। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए हमारे हर गांव, हर वार्ड पत्रकार से जुड़ें और ज़्यादा जानकारी हेतु यह वीडियो देखें। और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक शेयर भी करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे द्वारा ऐसी ही जानकारियों का नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद,